हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 22 जनवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला और दूसरा समाचार कल जो मैंने पढ़ाया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई सारे एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किए हैं, उसके इम्प्लीकेशन या निहितार्थ से हैं। जिसमें से पहला मुद्दा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में जो बर्थ राइट सिटीजनशिप मिलता है, यानी बर्थ बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाता था, उसको समाप्त करने का आदेश जारी किया है। और इसके जरिए कहीं न कहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई सोशल मीडिया पे आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं या उनकी नागरिकता उनको बाय बर्थ मिल गई है, उनकी नागरिकता प्रभावित हो सकती है। तो इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा था कि ट्रंप द्वारा अपने एग्जीक्यूटिव आर्डर में विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का फैसला किया गया था या किया गया है। इस फैसले के क्या निहितार्थ होंगे, क्या जो है दूरगामी परिणाम हो सकते हैं दुनिया को लेकर, भारत को लेकर, और इसका आगे क्या विकल्प हो सकता है उसको भी समझेंगे और समझेंगे कि WHO द्वारा इस फैसले को लेकर क्या कहा गया है। तीसरा मुद्दा है गृह मंत्रालय द्वारा भारत में कार्य करने वाली NGOs को जो विदेशों से चंदा लेती हैं, उनको लेकर चेताया गया है कि बगैर FCRA के लाइसेंस के उनके द्वारा विदेशों से चंदा न लिया जाए। तो हम इसमें ये मुद्दे को समझेंगे, FCRA को समझेंगे कि FCRA क्या है, कैसे उसका पंजीकरण होता है, उसके क्या प्रावधान हैं, क्यों, क्या महत्व है। और एक अक्सर जो आरोप लगता है सरकार पे कि वर्तमान सरकार NGO पर जो है वो FCRA के जरिए NGO की कार्रवाइयों को, खासतौर से कुछ वामपंथी लीनिंग NGO की कार्रवाइयों पर प्रभावी करता है। तो उसको समझेंगे कि ये सरकार कर रही है कि उसके पहले की सरकारें करती रही हैं या सरकारें ऐसी करती रही हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्म से नागरिकता या जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को लेकर जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसको बदलने का फैसला और उसका अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर प्रभाव। देखिए ये बच्ची, देखिए बच्ची है, क्योंकि जैसे अभी अमेरिका में ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जो अमेरिका में रह रहा हो और वहाँ पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो अमेरिकी अधिकारिता क्षेत्र में कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ का नागरिक हो जाता है। अब इसमें अभी तक वैध तरीके से रह रहा हो, अवैध तरीके से रह रहा हो, इसमें कोई भी भेद नहीं किया जाता है। इसमें प्रावधान सिर्फ एक है कि कोई राजनयिक व्यक्ति या डिप्लोमेसी में रहने वाला कोई व्यक्ति है, जिनको राजनयिक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है, उनके कोई बच्चे होते हैं तो उनको बर्थ राइट नहीं मिलता, क्योंकि वो दूसरे विदेशी अधिकारिता क्षेत्र में डिप्लोमेटिक होते हैं। इसके सिवा ये मिलता रहा है। और ये प्रावधान आज से नहीं है, 1868 से जब 14वां संविधान संशोधन किया गया था अमेरिका में, तब से ये व्यवस्था चली आ रही है। और वो एक तरह से चला आ रहा है कि अमेरिका में जो जाके बसता है उसको वहाँ पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको नागरिकता मिल जाती है। और इसको लेकर कई दुरुपयोग भी इसका होता है, जैसे उसको बर्थ टूरिज्म कहा जाता है कि माएँ जो है जाके वहाँ पे बच्चों को जन्म दे देती हैं, फिर वो नागरिक हो जाते हैं और फिर उनके नागरिकों की देखभाल करने को लेकर वहाँ पे माता पिता जो है वहाँ पे रहते हैं। तो ये चीज़ें दुरुपयोग भी होता रहा है। इसको लेकर ट्रंप ने रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन कई सारे गंभीर मुद्दे इसमें जुड़े हुए हैं। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा भारत वहाँ पे रहने वाले 54 लाख भारतीयों और उनमें माना जाता है कि 1/3 बर्थ से जो नागरिक है या वहाँ पे रह रहे उनको लेकर भी है। आइए समझते हैं पूरे मुद्दे को गंभीरता से। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को वो शपथ लेते हैं और कई सारी, मतलब 100 से ज़्यादा उन्होंने शतक मार दिया, 100 से ज़्यादा उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी जो हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय जो डिसीजन होते हैं या कार्यपालिका का जो निर्णय होता है, उस निर्णय में उन्होंने कई सारी चीज़ें की। और एक और भी किया कि जो गैर अस्थायी निवासियों, यानी जो निवासी नहीं हैं, बाहर के हैं, उनके बच्चों के स्वचालित जन्म से नागरिकता को समाप्त करने का आदेश भी इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। और यह कहीं ना कहीं अमेरिकी आव्रजन नीति या जो उनकी प्रणाली रही है नागरिकता देने की या प्रवास की, उससे बिल्कुल उलट माना जा रहा है। और आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही ये कह रखा है, चुनावी वादा था, उन्होंने पहले कार्यकाल में भी इस चीज को कह रखा था। लेकिन इसका प्रभाव अमेरिका में अस्थायी वीजा पर रहने वाले लाखों भारतीयों को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा ये माना जा रहा है। और हालांकि इसको लेकर अभी 30 दिन बाद से लागू होना है, लेकिन
इसको मान्यता है कि इसको लेकर कानूनी भी समस्याएं आएंगी। तो अमेरिका में अमेरिका सिविल यूनियन फॉर लिबर्टी जो है उसने और 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले को लेकर जो है सू कर दिया है, यानी कोर्ट केस कर दिया है। तो अब पूरे मुद्दे को समझें, आइए गहराई से समझते हैं। पहले देखते हैं कि मामला क्या है। मुद्दा जो है अमेरिका में जन्म से अधिकारिता का जो है प्रावधान क्या कहता है। तो देखिए, जन्म से अधिकारिता वह कानून सिद्धांत है जिसमें यह कहा जाता है कि किसी भी देश में पैदा होने वाला व्यक्ति वो नागरिक हो जाएगा, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी वो पैदा होते ही वहां का नागरिक हो जाएगा। उसकी माता पिता की कानूनी हैसियत नागरिकता की कुछ भी हो, नागरिक हो न हो, वैध हो अवैध हो, वैध प्रवासन हो अवैध प्रवासन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक हो गया हो, अगर वहां पे पैदा हो जाए तो उसको नागरिकता मिल जाए। ये जन्म से नागरिकता या सिटीजनशिप बाय बर्थ कहा जाता है। तो जो है इसकी अवधारणा ये है। अमेरिका में अगर देखा जाए तो ये अवधारणा की जो चली थी वो 14वां जो संविधान संशोधन हुआ था अमेरिका में 1868 में, ये गृह युद्ध के बाद हुआ था, इसको अपनाया गया था। और उसमें ये उसके पहले लंबे समय तक अमेरिकी धरती पर पैदा हुए लगभग सभी बच्चों को नागरिकता देने के रूप में इसे पढ़ा जाता है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, सभी व्यक्ति, और इसमें ध्यान रखना उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। यानी ये कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कोई जन्मा हो उसके और उसके प्राकृतिक रूप से बसा हो, कहां, उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन जो भी व्यक्ति पैदा हुआ हो या प्राकृतिक रूप से बसा हो उसे नागरिकता मिल जाती है। ये 14वां संविधान संशोधन अमेरिका का कहता है जो 1868 में किया गया था। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हाँ, उनका जो 1952 का आवर्जन और राष्ट्रीयता अधिनियम है उसमें भी लगभग यही भाषा अपनाई गई है। हालांकि ये कुछ छूट भी देता है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो अमेरिकी राज्य के अधिकारिता में रहते हों, तो अब यहां पे मामला है कि जो व्यक्ति अमेरिकी राज्य के अधिकारिता क्षेत्र में अमेरिका में रह रहे हो लेकिन अमेरिकी राज्य के अधिकारिता क्षेत्र में न रह रहे हो, उन पे लागू नहीं होता है। तो जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे वहां के नागरिक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो उस राज्य के अधिकारिता में होते ही नहीं, वो अपने अपने राज्य के अधिकारिता में होते हैं। तो अभी तक तो प्रावधान यही था कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके वहां पैदा हुए बच्चों को छोड़कर बाकी कोई भी व्यक्ति वहां पे रहता था तो उसको मान्यता मिल जाती थी। इसको लेकर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में वहां की क्या व्यवस्था की गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्यवस्था की है, तो देखिए अब तक इस पर विचार नहीं किया है कि वहां अमेरिका में रहने वाले वैध या अवैध कौन से नागरिक वहां के होंगे। एक मामला आया था 1898 में, उसमें यह मामला था कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि चीन के वैध अप्रवासी, यानी वो प्रवासी थे लेकिन वो वैध थे, इमिग्रेंट थे, लीगल इमिग्रेंट थे, और उनके बच्चे को वहां की नागरिकता दी गई। 1868 में 14वां संविधान संशोधन हुआ था। 1898 में मामला था, कहां का, कौन से राज्य का मामला था, फ्रांसिस्को का, सैन फ्रांसिस्को का मामला था। और वहां पे ये था कि एक चीनी प्रवासी रह रहे थे दंपति, जो कि लीगली थे, इलीगल नहीं थे, लीगली थे, उनके बच्चे का मामला था, उनको नागरिकता का मामला था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 1898 में ये कहा था कि हाँ, उन्हें नागरिक उन्हें माना था सैन फ्रांसिस्को का। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई मामला नहीं आया। अवैध की वैध अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं किया कि अवैध वाले, वैध का तो चलो ठीक है, अवैध वालों का क्या होगा। हालांकि अभी जो ये कार्यकारी आदेश आया है इसमें वैध और अवैध दोनों को रोका गया है। अभी उसको भी देखते हैं कि कार्यकारी आदेश में क्या कहा गया है। तो देखिए, ट्रंप का जो कार्यकारी आदेश है इसके लागू होने के बाद अमेरिका में जन्मे बच्चों को उनकी सरकार द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, बशर्ते कि माता पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक अगर नहीं है तो अमेरिका में जन्मे हुए बच्चे को नागरिकता का नहीं दिया जाएगा। यानी सपोज दैट, सोचिए कुल इस तरह की जैसे कि हमारे भारत में स्थिति है। भारत में स्थिति ऐसे है कि कोई विदेशी आके यहाँ पे रहे और उसके बच्चे, यानी जो यहाँ की नागरिकता का प्रावधान है, बर्थ राइट है, लेकिन एक सिटीजन हो, यानी वो भारतीय सिटीजन के लिए है, यानी कोई भारतीय नागरिक है, उसने शादी कर ली है तो ऑब्वियस है वो भी नागरिकता उसको मिल जाती है, चाहे यहाँ ले ले चाहे वहां का वो चल ले।
तो वो एक जगह का ही लेना है, तो अगर उसने नागरिकता ले ली तो उनके बच्चों को बर्थ राइट है, हमारे नागरिकों के बच्चों को बर्थ राइट है, या उनके जो पहले का अधिकार है वो है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिकी व्यवस्था जो है, मैंने बताया ना कि क्या चली आ रही, क्योंकि वो पूरा भी क्लेरिफाई नहीं किया गया है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि जो अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन है उसकी व्याख्या गलत की गई है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन रहने वाले लोग जो है वह उसमें पैदा होते हैं तो वो जन्म का अधिकार होगा। ये इसकी व्याख्या जो है लिबरल भी हो सकती है कि उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले वैध और अवैध दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन इनका कहना है, ट्रंप के प्रशासन का कहना है कि नहीं, इसमें ये जो व्याख्या है कि हस्ताक्षरित कि, लेकिन 14वें संशोधन की व्याख्या कभी भी, ये कह रहा है कि कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए सभी लोगों को सार्वभौमिक रूप से नागरिकता प्रदान करने की बात नहीं करता है। 14वें संशोधन में हमेशा उन लोगों को जन्मसिद्ध नागरिकता से बाहर रखा गया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए थे लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं थे। यानी ऐसा नहीं कि जो भी पैदा हुआ हो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर के लोग इसमें रखे गए हैं। अब इसमें यह है कि इसके जरिए यही है कि इसकी अधिकारता, जो रूढ़वादी या जो कंजर्वेटिव लोग हैं उनका कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या, इसके अधिकार क्षेत्र की व्याख्या में अवैध लोग नहीं शामिल हो सकते हैं, ऐसे में ये जो है हो सकता है। तो ऐसे में इसका जो मेन उद्देश्य है, जैसे वो उद्देश्य तो है ही है और भी लोगों का, साथ ही में इसका उद्देश्य है कि यहाँ पे एक जन्म पर्यटन या बर्थ टूरिज्म फैला था। जब हांगकांग पहले तो ब्रिटिश था, फिर ब्रिटिश से जब वो चाइना उस पर जाना लगा तो वहाँ की बहुत सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, कुछ दिन, महीने 2 महीने का जो है उनको डिलीवरी का था, उन्होंने ज़्यादातर वीज़ा लेकर जो है अमेरिका आए और वहाँ पे उन्होंने बच्चों को जन्म दिया और सबके सब नागरिक हो गए। हालांकि बाद में जब ये चीज़ें पता चली अमेरिका को तो उसने जो है वीज़ा देने पे जो है प्रतिबंध लगाना शुरू किया। लेकिन कई ऐसे जो अवैध तरीके से आ जा रहे हैं, अवैध में वहाँ रह रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने उनके बच्चे पैदा हो गए। 2 साल 4 साल का समय लग रहा है, जब से ट्रायल रहे तब तक वो अमेरिका में रह रहे हैं, वहाँ पे बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब वो बच्चे बाय बर्थ नागरिक हो जाते हैं। फिर ये होता है कि उनके नागरिकों को, एक मामला आया था कि उनके बच्चों को जो है देखभाल करने, बच्चे यहाँ रहेंगे, माँ बाप जाएंगे, उसका विरोध हुआ। तो ओबामा के समय ये आया था कि ठीक है, जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाते तब तक माँ बाप भी उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी होने लगा था। अब समझिए जब 68 की बात आई थी तो अमेरिका में आबादी भी कितनी रही होगी, बहुत विशाल क्षेत्र था, कृषि और प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ऐसे में जो गुलाम आए थे या जो नेटिव थे उनको नागरिकता दे दी गई। बाद में धीरे धीरे भी ये चीज़ें चलती रही, लेकिन इधर बीच खास तौर से अगर हम अभी आंकड़े देखेंगे, जो बिडेन कार्यकाल है, जो बिडेन का जो कार्यकाल है, इसमें अवैध प्रवास, अवैध लोग इतना ज्यादा, घुसपैठियों की संख्या अमेरिका में इतनी ज्यादा हो गई है। और पिछले साल के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल 16 लाख अमेरिका में अप्रवासियों के बच्चों का जन्म हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इसका दुरुपयोग होगा तो लोग विरोध करना शुरू कर देंगे। अब परिस्थितियां बदली हैं, विरोध हुआ है। और एक प्रमुख मुद्दा तो राजनीतिक भी है, क्योंकि इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं कौन? डेमोक्रेट्स करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह के लोग हमारे वोटर बनेंगे। और जो रिपब्लिकन है, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, वो इस तरह की व्यवस्था का विरोध करते हैं। तो ऐसे में अब यह है कि अमेरिका में विदेशी जन्मी आबादी का आंकड़ा देख लीजिए। 2022 में जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का अनुमान था कि अवैध रूप से 11 मिलियन प्रवासी थे, यानी 1 करोड़ 10 लाख अमेरिका में रह रहे हैं। और कुछ तो आंकड़े 13 मिलियन से 14 मिलियन, यानी 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख तक है। अब सोचिए, मान लिया 35 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 40 लाख रह रहे हैं, यानी 4% लोग जो है वहां पे अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके पास वैध तरीके से अमेरिका में रहने की उन्होंने, यानी ट्रंप का कहना है कि ये तो इलीगल तरीके से, यानी एक अमेरिका में रह ही रहे हैं कानून तोड़कर, और ऐसे में इनके बच्चों को या इन्हें नागरिकता देना कहीं ना कहीं वो कानून को नहीं माना है। साथ ही में एक पीयू रिसर्च सेंटर है, उसका आंकड़ा बता रहा है कि अमेरिका में विदेशी जन्मी आदमी, यानी जो विदेशी लोगों की आबादी, जो बच्चे जो जन्म लिए हैं 2023 में, वो 2023 में ये 47.8, यानी कि 4 करोड़ 78 लाख लोग जो है, बच्चे जो है ऐसे हैं अमेरिका में जो विदेशियों के बच्चे हैं। और पिछले साल इसमें 16 लाख ज्यादा हुआ है। और इसमें देखा जाए तो 2022 में मैक्सिको में 1,50,000, भारत में 1 लाख, भारतीय जो ऐसे लोग हैं 1,45,000, फिर चीन के 90,000 जो है बच्चे इसमें पैदा हुए हैं। तो ये जो बड़ी संख्या है ना, ये वहां के लोगों को चिंता कर रहा है कि भाई 10% जो है वहां के बाहर के लोगों के बच्चे हैं, और
ये अवैध तरीके से 1.5 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वहां की आबादी, वहां की जो कह रहे हैं कि जो लोग हैं उन पर ये प्रेशर आ रहा है। अमेरिकियों पर कैसे प्रभाव होगा? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है 14 मिलियन जो है भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। तो 14 मिलियन तो लोग है ही नहीं, 1.5 मिलियन, 15 लाख भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं और क्यों वो सही नहीं है, उसको समझते हैं। देखिए, जो वहां की नवीनतम जनगणना है वो मानता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 54 लाख जो है, 54 लाख से अधिक भारतीय हैं, ठीक है। और ये अमेरिकी आबादी का 1.147% है। इसमें से 2/3 प्रवासी हैं, यानी कि वो यहाँ से गए हुए हैं और वो किसी न किसी वीजा के जरिए, अवैध वीजा के जरिए, स्टडी वीजा के जरिए, यानी वो वैध तरीके से वहाँ रह रहे हैं। उसमें से 34% आबादी अमेरिका में ही जन्मी है, यानी 54 लाख में से वही 17-18 लाख लोग जो है वहीं पे जन्मे हैं, जिनको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि अब उनकी चली जाएगी। तो पहली बात तो यह कि पीछे से नहीं, जो विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं कि ये पीछे से नहीं जाएगी। हाँ, अभी जो वहां पे लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं, या वीजा से है या H1B वीजा से है और वहां पे रह रहे हैं, उनके बच्चों के लिए अब दिक्कत आ सकती है अगर ये लागू हो जाता है। तो ऐसे में ये हमारे बड़ी आबादी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी 18 लाख आबादी जो वहां पे रह रही है भारतीय नागरिक होके, उन सबकी हो जाएगी। हाँ, जो पहले बन गए हैं उन पर तो नहीं खतरा दिखाई दे रहा, लेकिन जो अभी उस प्रक्रिया में लगे हैं उनके लिए तो निश्चित ही खतरा है। क्या, अब एक प्रश्न है कि क्या कार्यकारी आदेश से या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्या नागरिकता में ये जो अधिकार है, जन्म से नागरिकता के अधिकार को, इससे बदला जा सकता है? देखिए, अमेरिकी जो संविधान है उसमें जो व्यवस्था है नागरिकता को लेकर व्यवस्था करने की, जो उसमें रेगुलेशन करने या कुछ भी विधान बनाने की जो अधिकारिता है, वो वहाँ की कांग्रेस या वहाँ की पार्लियामेंट है। जो संसद है वहां, उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो वहां की कांग्रेस को है, और कांग्रेस ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और कोई और उदाहरण भी नहीं है कि किसी राष्ट्रपति ने कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नागरिकता के नियमों को लेकर कोई व्यवस्था किया हो। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप जन्मजात नागरिकता के फिर से परिभाषित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं। परिभाषित की, वो नागरिकता को परिभाषित करने के लिए कि भाई क्या क्या होगा, उसके लिए जो पासपोर्ट है या अन्य सेवाओं को लेकर रूल रेगुलेशन बदल सकता है। अब उसमें जो लोग उससे प्रभावित होंगे वो क्या करेंगे? उनको कोर्ट जाने का अधिकार है, जो जाएंगे। अब कोर्ट में, नॉर्मली कोर्ट में जाएंगे तो नॉर्मल कोर्ट क्या कर देगा कि ठीक है, इस पे रोक लगा देगा। लेकिन ये फिर मामला कहां जाएगा? अंततः मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा वो अनुत्तरित प्रश्न कि कानूनी जो है कि संभवतः कि जो 14वां संशोधन रहा है कि अमेरिकी अधिकारिता क्षेत्र में रहने वाले सभी जन में कौन होंगे, क्या वैध ही होंगे कि अवैध लोग भी जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके भी बच्चे शामिल हो जाएंगे? फिर यह सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया, हालांकि अभी वहां पे जो है रिपब्लिकन का बहुमत है, अमेरिका में 9 सदस्य हैं और वहां पे रिपब्लिकन बहुमत है, फिर भी मान लिया जैसे कि अमेरिकी इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब इसके बाद अगर मान लिया तो ठीक है, उसमें व्याख्या कर दिया कि अवैध लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, वैध ही शामिल रहेंगे, तो दूसरी। लेकिन अगर माय द वे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, उसकी व्याख्या की कि नहीं, अवैध और वैध दोनों तरीके से, फिर अगर उसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो कि एक काफी जटिल प्रक्रिया है अमेरिकी व्यवस्था में। और उसमें क्या होता है कि जैसे वहां पे जो सदन है, दोनों सदनों के द्वारा में अलग अलग 2/3 बहुमत से और 3/4 राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन चाहिए। भारत में 2 सदनों के अलग अलग बहुमत से है, विशेष बहुमत से है, और आधा वहां पे 3/4 है। और इसके जरिए कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया वहां पे काफी कठिन है। और इसीलिए देखिए 1992 के बाद में, यानी 33 साल हो गया, वहां पे कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो ये चीजें हैं, ये पूरी प्रक्रिया है, इसको हम समझेंगे। आइए अगला देखते हैं। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश है, जिसमें वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन से उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया है। अब ये फैसला जो किया गया है, इसमें वैसे तो WHO 1948 से बना है, 193 सदस्य देश हैं, और
इसमें बाहर निकलने की कोई व्यवस्था WHO के जो है संविधान या जो उसकी व्यवस्था उसके तहत नहीं है। हालांकि जब अमेरिका 1948 में इसमें शामिल हुआ था तो उसमें वो उसने रेटिफिकेशन के दौरान ये कहा था कि हम कभी भी इससे बाहर निकल सकते हैं 1 साल के नोटिस पे, और साथ ही साथ उस साल जो हमारा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रहेगा उसको हम पूरा करेंगे। तो अब यह है कि अमेरिका के जो है कानूनन व्यवस्था में तो यह है कि वो बाहर निकल सकता है 1 साल के नोटिस पे। ये जो है WHO में नहीं है। फिर भी अमेरिका अगर बाहर निकलता है तो उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि वो WHO में भेदभाव होता है, अमेरिका एक तरफा रूप से ज्यादा पैसा देता है, जबकि उसके में चीन का ज्यादा दखलंदाजी होती है। कोविड-19 के मैनेजमेंट को भी इसको दोषी ठहराया गया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का आरोप है कि कहीं न कहीं WHO अपने उन सुधारों को लागू नहीं कर रहा जिसे बहुत समय से पहले ही किया जाना चाहिए। चूंकि अमेरिका सबसे ज्यादा इसमें WHO का जो है कंट्रीब्यूटर है फाइनेंशियली, इससे कहीं न कहीं WHO की कार्रवाई पे। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी विशेषज्ञों की बहुत बड़ा पूल है जो WHO के साथ जुड़कर विभिन्न सारे रोगों, बीमारियों, वायरस आदि पर अध्ययन करता रहता है और दुनिया में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार करता है। ऐसे में पैसे के साथ साथ इनका भी प्रभाव कम हो सकता है, जिसका निश्चित रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों में और भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। जहां तक कि WHO की बात है तो WHO ने कहा है कि उसने कहा है कि वो उम्मीद करेंगे कि अमेरिका इस पर पुनर्विचार करेगा, और कह रहा है कि वो पिछले 7 सालों से सुधार की प्रक्रिया किए हैं और उसे आगे अलग करेंगे। हम पूरे मुद्दे को समझेंगे, क्यों ऐसा बात हो रही, क्या है, सारे पहलू को आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करने से पहले दिन ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया। कारण क्या बताया? कोविड-19 महामारी में गलत तरीके से निपटना, तत्काल आवश्यक सुधारों को अपनाने में विफलता, सदस्य देशों के अनुचित राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता प्रदर्शित करने में असमर्थता और संयुक्त राज्य अमेरिका से अनुचित रूप से भारी भुगतान करना। ये कुछ 4 जो है उसने कारण बता के उस कार्यकारी आदेश में अमेरिका उससे हटने की बात कर रहा है। और यह कदम आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कार्यकाल में भी अपनी मंशा जाहिर रखे थे, हालांकि उसमें निकले नहीं थे, धमकी दिए थे, और जो बिडेन आए थे तो उस चीज को उन्होंने कैंसिल कर दिया था। कारण मेन वही था कि कोविड-19 के दौरान जो WHO है उसकी कार्रवाई को लेकर, या जो उसके महानिदेशक है उनकी कार्रवाई को लेकर समस्या है। अब इसको जरा थोड़ा समझ लेते हैं और इस पूरे मुद्दे को पहले समझ लेते हैं, फिर गहराई से जाते हैं कि ट्रंप की चिंता क्या है, ट्रंप क्यों कह रहा है। देखिए, जब WHO हुआ था, कोरोना महामारी आई थी, तो अमेरिका बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ था, बहुत बुरी तरह से प्रभावी हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप या दुनिया यह मान रही थी कि चीन के यूहान लैब से यह वायरस निकला है और कहीं ना कहीं चीन इसके लिए दोषी है। अब ये मैन मेड वायरस है, क्योंकि नॉवेल था वायरस, नया वायरस था, तो ये मैन मेड है या जो है प्राकृतिक है, इसके बारे में WTO को जांच करनी चाहिए। और लोग आरोप लगा रहे थे कि चीन के वुहान लैब से ये वायरस निकला है। हालांकि जो WHO है और उसके जो डायरेक्टर जनरल है उसके द्वारा एक तरफा रूप से बिना जांच किए ही चीन के बारे में, जबकि चीन जांच करने से रोक रखा था, चीन के बारे में जो है क्लीन चिट दे दी थी, जिसका कहीं न कहीं अमेरिका को लगता है कि जो है चीन के साथ वो पक्षपात कर रहा है, जबकि पैसा सब कुछ हम देते हैं चीन। देखो, इसमें एक चीज मैं बताऊं, जितनी भी इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन हैं, उनको सभी संगठनों को लेकर ये बातें कही जा रही हैं जो उनके विशेषज्ञता संगठन है। क्योंकि भले पैसा डोनेशन डायरेक्ट जो है अमेरिका देता हो, लेकिन लोगों की जेब, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? ज्यादातर उसमें से विकासशील देशों के ही अधिकारी हैं और विकसित देशों के भी हैं। तो उनकी जेबें और हाथ दोनों गर्म करने में चीन महारत हासिल है। चीन की जो है डोनेशन की बड़ी अलग व्यवस्था रहती है। जैसे भारत है, अमेरिका है, ये देशों को देते हैं, सरकारों को देते हैं। चीन क्या करता है? सरकारों को नहीं, उसके अधिकारियों को, उसके नेताओं की जेब गर्म करता है, उनको पर्सनल लाभ दिलाता है। तो इसलिए उनके साथ जो है पर्सनल जो फेवरेबल जो है, भले न कहे लेकिन वो दिखाई देता है। और वो चीजें आपको विभिन्न सारे संगठनों के उसमें ये चीजें दिखेंगी कि कहीं ना हाँ ये चाइना के प्रति वायरस जो है वॉयस जो है ये हैं। और ये चीजें WHO को लेकर सिर्फ ट्रंप ही नहीं कर रहे हैं। कोरोना के समय भारत ने भी दबे छुपे स्तर पे ये बातें कही थी, भारतीय मीडिया ने कही थी। भारत सरकार तो थोड़ा बचती है इस तरह की चीजों को, ठीक है। इसको लेकर जो कार्यकारी आदेश है, इसमें क्या कहा गया है? 4 प्रमुख बातें बताई गई है। एक कि अब WHO को अमेरिकी निधि या संसाधन अगर कोई भी हस्तांतरण है तो उस पर रोक दिया जाएगा, पहली बात।
दूसरा है कि अगर कोई भी अमेरिकी का आदमी अगर इसमें काम कर रहा है, सरकारी कर रहा है या प्राइवेट स्तर पर कार्य कर रहा है, तो उसे भी वापस बुला लिया जाएगा। साथ ही साथ विश्वसनीय और पारदर्शी संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की अमेरिका पहचान करेगा जो डब्ल्यूएचओ के विकल्प के रूप में काम करे, यानी इंडिविजुअल या जो है डब्ल्यूएचओ के बाहर वो इसी तरह की गतिविधियों को वो महत्व देने पर वो आगे बढ़ रहा है। चौथा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस महामारी संधि से भी बातचीत बंद कर देगा जो डब्ल्यूएचओ जिस पर काम कर रहा है कि भविष्य में आने वाली महामारियों से किस तरह से निपटा जाए। ये इसके 4 प्रमुख प्रावधान होंगे। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन की बात देखा जाए तो देखिए डब्ल्यूएचओ पर बहुत बड़ा वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि एजेंसी के फंडिंग का अधिकांश पैसा जो है अमेरिका के द्वारा ही आता रहा है। और वही जो है ट्रंप की दूसरी क्या बल्कि उसमें जो 4 समस्याएं, उनमें से एक समस्या ये भी है कि अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग करता है और चीन की 140 करोड़ की आबादी यानी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा आबादी है और उसकी फंडिंग उसका 20% करता है। देखिए अभी तक डब्ल्यूटीओ में फंडिंग के 2 तरीके होते हैं जो सभी सदस्य देशों द्वारा, एक तो अनिवार्य कंट्रीब्यूशन होता है वो, और दूसरा होता है कि जो है अपना स्वेच्छा से किया जाता है देशों द्वारा, संगठनों द्वारा। अमेरिका जो है अनिवार्य वाला है, उसमें जो है 20% से ज्यादा योगदान नहीं है, बाकी उसका जो स्वेच्छा से होता है वो होता है। इस 20% वाला जो अनिवार्य है इसमें अमेरिका सबसे बड़ा भुगतान करता है, 22.5% करता है, जबकि चीन 15% करता है। ठीक है, तो जीडीपी के आधार पर यह तो सही लगता है, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है जो 80% योगदान करता है डब्ल्यूएचओ के बजट का हिस्सा है, उसमें अमेरिका 2023 में 13% दे रहा है, जबकि चीन दे रहा है 0.14%। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वह भी अमेरिका का ही एक संगठन है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि ये जो शैक्षिक वाले में है इसमें चीन उस तरह से सहयोग नहीं कर रहा, जबकि उसके निर्णयों में चीन की भागीदारी है और डब्ल्यूएचओ चीन की तरफदारी करता रहता है। डब्ल्यूएचओ ने क्या प्रतिक्रिया दी है? डब्ल्यूएचओ का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन घोषणा पर खेद व्यक्त करता है और अमेरिकियों सहित जो है दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो कह रहा है 1948 से जब भी अमेरिका रहा है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का संस्थापक सदस्य है, विश्व स्वास्थ्य सभा और अन्य से लेकर दुनिया के 193 देशों में ये चीजें कर रहा है, और कह रहा है कि हम अपने यहाँ पे पिछले 7 वर्षों से सुधार के भी प्रयास कर रहे हैं और उस पर जारी रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करेगा और डब्ल्यूएचओ के उद्देश्यों के लिए दुनिया को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए वो पहल करेगा। अब इसका भारत पे क्या प्रभाव आएगा? देखिए डब्ल्यूएचओ का भारत के अगर देखा जाए स्वास्थ्य और हेल्थ वेलबींग पर जो है अच्छा खासा प्रभाव रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों में डब्ल्यूएचओ भाग लेता है, जिसमें से एचआईवी, मलेरिया, तपेदिक, रोगाणुरोधी, प्रतिरोधी आदि हैं। और टीकाकरण कार्यक्रम में भी हमारा जो है डब्ल्यूएचओ हमें मदद करता रहा है। साथ ही साथ अगर अमेरिका इससे बाहर हो जाता है, डब्ल्यूएचओ से बाहर हो जाता है, तो जो अमेरिकी विशेषज्ञों का विशेषज्ञता का लाभ डब्ल्यूएचओ को मिलता रहा है और जिसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों को भी लाभ मिलता रहा, खासतौर से विकासशील देशों को या ग्लोबल साउथ के देशों को, वो उससे वंचित रह जाएंगे। और डब्ल्यूएचओ और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीएच के बीच जो सहयोग है वो भी खत्म हो जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और स्वास्थ्य खतरों पर प्रतिक्रिया पड़ सकती है। हालांकि अमेरिका ने कहा है अपने उस प्रतिक्रिया में कि वो अलग से व्यवस्था करेगा, लेकिन एक व्यवस्था जो पहले से चल रही है उसको समाप्त करके दूसरी व्यवस्था को लाना कोई बहुत उसमें नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से डब्ल्यूएचओ और उसकी कार्य को ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो कह रहा है वो पूरी तरह से गलत है। कोरोना का मामले को निश्चित रूप से डब्ल्यूएचओ को उसकी जांच और बेहतर तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि पिछले जब से डब्ल्यूएचओ बना है वो उसके इतिहास की सबसे बड़ी महामारी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चाइना ने या चीन ने इसको लेकर जो सूचनाएं दी जानी चाहिए उस सूचनाओं को देने में और सहयोग नहीं किया है, ये बात डब्ल्यूएचओ को भी पता है, लेकिन उसके द्वारा खुद ही चीन को क्लीन चिट दिया जाने लगा। जैसे लग रहा है कि डब्ल्यूएचओ वो चीन को कोई दोषी न ठहरा रहा हो, डब्ल्यूएचओ को दोषी ठहरा रहा। खैर, अब वो चीजें हैं तो अब सामने आएंगी आगे क्या होता है। भारत और वैश्विक दक्षिण की क्या भूमिका होगी? देखिए, पैसा अगर संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं देगा तो दुनिया के और देश को देना पड़ेगा। चीन दे सकता है, भारत दे सकता है। भारत और उसके बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं है, लेकिन समस्या ये है ना कि इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका बाहर निकल जा रहा है तो वो चीन को और मौका दे देगा ऐसा करने को।
लेकिन खैर इस शून्य को भरने के लिए भारत बहुत से देशों के उम्मीद करते हैं, जैसे कि नाइजीरिया की एक काफ़ी प्रसिद्ध वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और डब्ल्यूएचओ की ये विशेषज्ञ डब्ल्यूएचओ में काम भी कर रहे हैं, डॉक्टर अला किजा। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है समग्र स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं और वो वैश्विक दक्षिण के एक लीडर है, उनकी आवाज़ है। और ऐसे में वो उम्मीद करते हैं कि भारत वैश्विक दक्षिण के लोगों के, अफ्रीका और अन्य देशों के लोगों के साथ मिलकर डब्ल्यूएचओ में की बेहतरी के लिए प्रयास करेगा। तो ये पूरा मुद्दा है, इस चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि कोई देश पहली बार किसी जो है संयुक्त राष्ट्र के किसी संगठन से बाहर निकला है, या अमेरिका किसी संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा पहली बार बाहर निकला है। बाहर निकलते रहते हैं, फिर शामिल हो जाते हैं। डब्ल्यूएचओ से भी कई देश बाहर निकले, फिर शामिल हो गए। अमेरिका भी कई सारे अन्य संगठनों में बाहर निकला, फिर शामिल हो गया, चलता रहता है। लेकिन निश्चित रूप से ये ऐसी चीज़ें हैं जो डब्ल्यूएचओ को सोचनी है। जो आरोप लगा है उसमें से काफ़ी कुछ सच्चाई है, खास तौर से कोरोना को लेके चीन की भूमिका को लेकर उसे गहराई से जांच करने की जरूरत है। लेकिन अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके अपने यहाँ के खुद कुछ लोग भी इसमें जुड़े हो सकते हैं। जो उनकी रिपोर्ट आई थी जिसमें वो बातें नहीं कही गई थी, हालांकि अब वो बातें कारपेट के नीचे जो बाइडेन दबा के चले गए हैं उनको प्रीएम्प्टिव जो है छूट देकर। लेकिन देखिए मामला क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सामने आनी बाकी है। जब आएगा तो देखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि अमेरिका इसमें शामिल हो, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसे से ज़्यादा जो उसके विशेषज्ञों का अनुभव डब्ल्यूएचओ को मिलता है, खासतौर से जो अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका देश है, जो गरीब देश है, उनके लोगों को जो डब्ल्यूएचओ सहयोग करता है वो उसकी भूमिका है। तो डब्ल्यूएचओ की भूमिका है, उसे मजबूत करना ही पड़ेगा। यही बात डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी बातों को कहा है और उम्मीद करते हैं कि वो अपने यहाँ पे सुधारों की प्रक्रिया और तेज करेगा और ऐसे जो काले भेड़ हैं उनको निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विभिन्न एनजीओज को, कुछ एनजीओज को ये चेताया है कि उनके द्वारा बिना एफसीआरए के पंजीकरण के विदेशी चंदा न लिया जाए। और ये भी कहा गया है जो एफसीआरए के चंदा जो एनजीओ ने ले भी रखा है कि जो जिस मद से पैसा लिया गया है, जिसके लिए चंदा लिया गया है, उसी में खर्च किया जाए, उससे अगेंस्ट न किया जाए। यानी एफसीआरए के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए, बिना उसके चंदा न लिया जाए और उसे सही ढंग से लागू किया जाए। जहां तक एफसीआरए की बात है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको 1976 में इंदिरा गांधी जी द्वारा लाया गया था। उस समय जब लाया गया था तो उनको लगता है कि विदेशियों द्वारा भारतीय व्यवस्था में स्वैच्छिक संगठनों के रूप में पैसा पंप करके भारतीय राष्ट्रीयता और अखंडता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसी को रोकने के लिए 1976 में उनके द्वारा लाया गया था। वर्ष 2010 में मनमोहन सिंह जी की यूपीए की द्वितीय कार्यकाल में इसे और संशोधित किया गया था, इसीलिए एफसीआरए 2010 कहा जाता है। वर्तमान सरकार ने भी इसमें संशोधन करके और भी कड़ा बनाया है कि इसके दुरुपयोग को, एनजीओ द्वारा जो विदेशी चंदा है उसके दुरुपयोग को रोका जा सके। हालांकि कई सारे संगठनों द्वारा कहा जा रहा है कि ये सरकार एफसीआरए का उपयोग एनजीओ संगठन द्वारा या लेफ्ट विंग संगठनों द्वारा कहा जा रहा है कि ये सरकार एफसीआरए के द्वारा एनजीओ को दबाने की कोशिश कर रही है और जो उनकी भूमिका है शासन प्रशासन में या कमजोर लोगों के विकास में, उसमें वो बाधा उत्पन्न कर रही है। ठीक है, आइए हम इसको पूरा देखते हैं। मुद्दा क्या है, गंभीरता से देखते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय ने 21 जनवरी को एनजीओस को चेतावनी दी है कि यदि वे एफसीआरए पंजीकरण के बिना या पंजीकरण अवधि की समाप्त होने के बाद भी विदेशी धन प्राप्त कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि विदेशी धन प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को अनिवार्य रूप से विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत पंजीकरण करना होगा और ऐसे धन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना होगा जिसके लिए इसे प्राप्त किया जाता है। क्योंकि एफसीआरए का एक लेने वाला जो पंजीकरण दिया जाता है उसमें क्लॉज ये भी है कि जिस फंड के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने पैसा लिया है, आप खर्च भी उसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, उससे अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि एफसीआरए या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट या विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम क्या है, तो देखिए इसको पहली बार 1976 में लाया गया था। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 1976 इसमें लाया गया था और इस आशंका के बीच लाया गया था कि विदेशी शक्तियां स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से या स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से देश में धन पंप करके भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है,
यानी भारत, ये जो आज सरकार सोच रही है, वो उस समय इंदिरा गांधी जी के समय में भी ये बात सामने थी, इसीलिए उन्होंने लाया था कि विदेशी संस्थाओं द्वारा, विदेशी संगठनों द्वारा, विदेशी सरकारों द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से हमारे यहाँ पे पैसा पंप करके ये चीजें कर रही है। और ये कोई छुपा नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिकी विदेश विभाग में एक यूएसएड संस्था है जो दुनिया के देशों को सहयोग करता है, और एक इंडोमेंट बोर्ड जो है बॉडी है, उसकी जो है 50 अरब डॉलर से ज़्यादा का उसका क्या है, उसकी बजट है। और उस बजट का उसका उद्देश्य क्या है, ऐसे ही देशों में लोगों को मदद करना। और मदद करने का उद्देश्य जो होता है, कहीं न कहीं पहले जो अमेरिका सरकारों को सीधे टॉपल कर देती थी, हालांकि उसका बाद में विरोध हुआ, तो उसको सीधे न करके रिजीम चेंज वाला जो ओपन सोसाइटी, सोरोस फाउंडेशन या अन्य वैश्विक स्तर के जो संगठन हैं, या जो बहुत सारे एनजीओज हैं वैश्विक स्तर के, इंटरनेशनल स्तर के, जो दूसरे के देशों में प्रोपेगेंडा आधारित करते हैं, उनको फंडित करता। अभी जो फ्रांस की एक मीडिया रिपोर्ट थी, मीडिया पार्ट, उसने भी कहा था कि जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, या जो एक कौन सी संस्था और है जॉर्ज सोरोस की, उसमें से अधिकांश जो मीडिया, एक रिपोर्टरों की एक पूरी संस्था है जो दुनिया में बेहतरी के लिए रिपोर्ट लिखती रहती, कहती है लोकतंत्र को लाने के लिए, उसका अधिकांश पैसा अमेरिकी स्टेट विभाग से ही आता है, और जो जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा आता है। खैर, बाद में उसने कहा कि नहीं, हम भारत को लेकर नहीं कर रहे, लेकिन दुनिया के किसी देश के लिए तो वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये बात जो इंदिरा गांधी जी की जिस समय सही थी, तो वो ऐसा नहीं है कि यूं ही हवा में उन्होंने कर दिया था, वो सच्चाई है, ये किया जाता है। अनेक सरकारों में ये चीजें दिखी गई है, और इसी को रोकने के लिए एफसीआरए लाया गया है। और समय समय पर उसको सख्ती भी इसलिए किए गए है कि फॉरेन पैसे का हमारे देश की हमारे देश में जो संप्रभुता है, या जो हमारे देश की एकता अखंडता है, उसको कमजोर करने की कोशिश न की जाए। 2010 में भी यूपीए सरकार ने, देखिए, इसी तरह विदेशी धन के उपयोग पर कानून को मजबूत करने, राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधियों के लिए उनके उपयोग को रोकने के लिए एफसीआरए अधिनियम 2010 को लाया था। यानी 76 में था, उसमें संशोधन करके एफसीआरए अधिनियम 2010 लाया था। वर्तमान सरकार द्वारा 2020 में कानून में फिर से संशोधन किया, इसी 2010 वाले में फिर से संशोधन करके गैर सरकारी संगठनों पर विदेशी धन की प्राप्ति और उसके माध्यम को और सख्त करा गया, ताकि ये चीजें कर ले। तो ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार कर रही है, 1976 से लेकर आज तक विभिन्न सरकारों द्वारा उन्हीं उद्देश्यों को लेकर किया गया है। क्या उद्देश्य है कि विदेशी धन का भारत के आंतरिक मामलों में दुरुपयोग न होना चाहिए। इसके प्रमुख तत्व देखिए, तो एफसीआरए के तहत अगर कोई विदेशी धन का प्राप्त करने का कोई व्यक्ति है या कोई एनजीओ है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो अधिनियम के तहत उसे पहले तो पंजीकृत कराना होगा। अभी देखेंगे पंजीकरण या जो उसका क्या प्रक्रिया है। तो पहले तो पंजीकृत कराना होगा, फिर उसे भारतीय स्टेट बैंक की जो दिल्ली शाखा है, उसमें एक खाता खोलना होगा। उसी खाते में विदेशी धन से पैसा आ सकता है, और उसका पूरा ट्रांजैक्शन उसी खाते के तहत होगा। ठीक, उन निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है, और जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है। यानी जिस अधिनियम के लिए जिस उद्देश्य के लिए आपका संगठन बना है, अगर आपका संगठन बाय द वे शैक्षिक के लिए बना है, तो आप जो पैसा पाओगे, आप सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी कर सकते हो। और उसमें यह भी है कि आप किसी और एनजीओ में खर्चा करके और उसमें ऐसे करो, ये सारी चीजें नहीं। जिस उद्देश्य के लिए आया है, उसी के लिए ये आप कर सकते हो। इसमें और क्या कहा गया है कि उन्हें वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा, और किसी एनजीओ को धनराशि हस्तांतरित नहीं करनी होगी। साथ ही में यह भी कहा गया है कि इसका जो पंजीकरण है एफसीआरए का, निम्नलिखित लोगों को नहीं मिल सकता। यानी कोई चुनावी उम्मीदवार व्यक्ति है, कोई पत्रकार है, या समाचार पत्र और मीडिया प्रसारण कंपनी है, कोई न्यायाधीश है, कोई सरकारी अधिकारी है, विधायिका है, राजनीतिक दल के सदस्य हैं, या पदाधिकारी हैं, या राजनीतिक प्रकृति के जो भी संगठन हैं, समझ रहे हैं, जो उसको इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तहत उनमें उनका पंजीकरण हो ही नहीं सकता है। अब यह है कि पंजीकरण कैसे किया जाता है। तो कोई अगर एनजीओ कराना चाहता है, तो उससे जो है ऑनलाइन जो है गृह मंत्रालय में है इसका, वहां पे आपको आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद आईबी जांच वांच करके वो रिपोर्ट देती है किन मुद्दों के लिए किया जा सकता है, किस उद्देश्य के लिए वो किया जा सकता है। सांस्कृतिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम, इन्हीं कार्यक्रमों के लिए किया जा सकता है। इसमें राजनीतिक प्रवृत्ति के कार्यक्रम नहीं है। और धार्मिक वाले या सामाजिक कार्यक्रम या शैक्षणिक कार्यक्रम में भी यह है कि कुछ शर्तें होनी चाहिए। एक,
जो एफसीआरए के लिए व्यक्ति या संगठन है उसमें कोई काल्पनिक या बेनामी नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए। धर्मांतरण जैसी धार्मिक के लिए होगा, लेकिन जबरन धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में या प्रलोभ आदि के जरिए किया जाता उसमें न उसके खिलाफ कोई मुकदमा होना चाहिए, न उसमें शामिल होना चाहिए। सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने के लिए भी उस पर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, न होना चाहिए। धन के हेराफेरी या दुरुपयोग यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी उस पर कोई नहीं होना चाहिए। साथ ही में राजद्रोह के प्रचार प्रसार में भी वो शामिल नहीं होना चाहिए। इस तरह की इतने सारे सख्त नियमों के तहत जो है अगर आपको चाहिए तो आपको एफसीआरए मिलेगा। कितने समय के लिए दी जाती है? 5 साल के लिए दी जाती है, और ये भी कहा जाता है कि 5 साल समाप्त होने के 6 महीने के पहले आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। रिन्यू नहीं कराएंगे तो अपने आप उसका पंजीकरण रद्द हो जाता है। अगर रिन्यू कराएंगे तो फिर वो शर्तों को पूरा करेंगे तो फिर पंजीकरण आगे चला दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें यह है कि इसका महत्व क्या है। देखिए, इसका महत्व यही है, जिस मिनेंस को रोकने के लिए लाया गया था उसी का यह महत्व है कि देखिए इसमें यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी दान का उपयोग जिम्मेदारी से किया जा सके और इसका दुरुपयोग अवैध गतिविधियों में न हो। यानी विदेशी योगदान को रोकता है जो कि भारत की, यानी ऐसे विदेशी योगदान को रोकता है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही में यह धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान की स्वीकृति तो देता है, लेकिन जबरन धर्मांतरणों पर यह रोक लगाता है। यानी कि आपके देश में कोई भी विदेशी शक्ति पैसे के जरिए हस्तक्षेप न कर सके, इसको रोकने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल्स के रूप में काम करता है। ठीक है, लेकिन जब इसको कड़ाई से लागू किया जाता है तो, और वर्तमान सरकार कह रही है, तो कई सारे एनजीओज आरोप लगा रहे हैं कि उन पर जो है एफसीआरए का दुरुपयोग करके उनका मुंह बंद करने की बात की जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। उसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि 1976 से लेकर अब तक लगभग 40,000 से ज्यादा एनजीओ कार्यरत थे, जिसमें से अब यह संख्या 16,000 के आसपास रह गई है, यानी 24,000 एनजीओ बंद हो गई है। अब आपको लगेगा कि इससे सुनने की, अरे मोदी सरकार तो 24,000 एनजीओ को बंद कर दी, बताइए 60% एनजीओ को बंद कर दी। लेकिन वही कहते हैं कि इसमें जब डिटेल में जाएंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी कि पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने 16,700 से अधिक एनजीओ का बंद किया है। यानी 16,000 17,000 मान लिया बंद किया, और उसमें से 10,000 एनजीओ तो उन्होंने 2005 में रद्द किया, 15 में रद्द किया है। ठीक है, उसके बाद जो है बाकी 6-7,000 अभी है, जिसमें से कई सारे ने अपने को रिन्यू ही नहीं कराया है। तब मान लिया 17,000 मोदी सरकार ने किया, तो 7,000 किसने किया? 7,000 किया गया है यूपीए सरकार में, जो इसके जस्ट पहले था। खासतौर पर देखिए, यूपीए सरकार ने ही तो सख्त कानून लाया था, क्योंकि कुंडन कुलन परमाणु परियोजना में देखा गया कि कई सारे गैर सरकारी संगठन विदेशों से पैसा लेके उसका विरोध कर रहे थे, तो उसको लेकर उसने सख्ती की। 2012 में मनमोहन सिंह सरकार ने 4,000 एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था, जबकि मनमोहन सिंह सरकार जब चल रही थी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, जिसमें सोनिया गांधी को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर एनजीओ के ही लोग काम कर रहे थे, और कई लोग तो एनजीओ की सरकार ही उसे बोलते थे। उस सरकार के दौर में मनमोहन सिंह जी ने 4,000 एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल किया था, और ये जो ग्रीन पीस हो या एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, उसकी कार्रवाई यूपीए के ही समय शुरू की गई है। तो ये कहना कि वर्तमान सरकार बंद की है, ऐसा नहीं है। सरकारों को अपनी हकीकत पता रहती है, उनके पास सूचनाएं रहती है, और सरकार चाहे जो भी हो, उसकी विशेष जो हो एकदम एक्सट्रीम की न जाए, तो वो देश को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाती। कोई ज्यादा तेजी से काम करता है, कोई चलता है, ठीक है, कोई पुलिस सख्त वाला रहता है, ठीक है, पहली बार ही पकड़ के जो है चालान कर देता है या नहीं रोकता है, कोई कहता है चलो अब की बार अगली बार छोड़ देंगे, छोटा मोटा चीज है। लेकिन एक कहते हैं ना कि आपके देश के खतरे को रूप में अगर कोई चीज आएगी, या देश के अखंडता के खतरे के रूप में, सुरक्षा के खतरे के रूप में, अन्य मुद्दों को लेकर सांप्रदायिकता को भड़काने के रूप में अगर आएगा विदेशी चंदा, तो उसको रोकने का प्रयास हर सरकारों द्वारा किया गया है और किया जाना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे भी रहेंगे और पीडीएफ में भी रहेंगे, जो हैंडआउट मिलेगा। बाकी कोई भी और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।